हाँ, इस वीडियो में हम लोग जो है एक इंजीनियरिंग सर्विस 2012 प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। और भी जगह पूछा जा सकता है, इसरो वगैरह में भी पूछा जा सकता है इसको, और भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, या फिर इंटरव्यूज़ में भी पूछा जा सकता है। तो कंटिन्यूअस मोशन ऑफ ए मूवेबल डिवाइस इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन क्या है? वायलेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वायलेट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, PMM2, PMM3 क्या होगा? तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि PMM होता क्या है। PMM1 क्या होता है? परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। ये क्या करता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करता है। मतलब ये कोई साइक्लिक प्रोसेस में कोई इंजन मशीन वर्क कर रहा है और 10 जूल ये हीट ले रहा है और वर्क प्रोड्यूस कर रहा है 30 जूल। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? कोई भी साइकिल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो यही बोलता है ना, नेट हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू नेट वर्क इंटरेक्शन। तो जितना हीट लिया उतना ही वर्क प्रोड्यूस करेगा। ये तो उससे ज़्यादा कर रहा है, एग्जैक्टली उसके बराबर होना चाहिए। तो ये होता है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड क्या होता है? ये सब मशीन पॉसिबल नहीं है, हाइपोथेटिकली है। PMM2 क्या होता है कि ये सेकेंड लॉ को वायलेट करता है। मतलब जितना हीट लिया उस हीट का ये कंप्लीट कन्वर्जन वर्क में कर दिया, जो कि PMM2 यानी एफिशिएंसी जो होता है 100% हो जाता है, जो कि केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट को वायलेट कर देता है। कंप्लीट हीट इज अ फॉर्म ऑफ लो ग्रेड एनर्जी, तो कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नेवर पॉसिबल। तो ये होता है PMM2। अब PMM3 क्या होता है? PMM3 हमारा होता है एक ऐसा डिवाइस जो बिना कोई फ्यूल लिए या बिना कोई हीट लिए बाहर से कंटिन्यूअसली वर्क करेगा विदाउट, मतलब हीट या वर्क लिए सराउंडिंग से कंटिन्यूअसली वर्क करे। और ये जो मशीन होता है टोटली रिवर्सिबल होता है और यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह नहीं होता है। तो ये भी एक हाइपोथेटिकल मशीन है, ठीक है। एक ऐसा डिवाइस जो कि कंटिन्यूअसली वर्क करे बिना कोई हीट या वर्क लिए सराउंडिंग से, और टोटली रिवर्सिबल प्रोसेस होता है इंटरनली प्लस एक्सटर्नली। फ्रिक्शन यहाँ एब्सेंट होता है और ये फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को वायलेट नहीं करता है। तो यहाँ इसका आंसर PMM3 होगा। अब इसको देखते हैं कि ये PMM3 कैसे फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को वायलेट नहीं करता है। तो ये हम एक हीट इंजन लिए, ठीक है। ये कुछ TH से कुछ हीट लिया, हीट का कन्वर्जन कुछ वर्क में हुआ, कुछ रिजेक्ट हो गया। Q1 हीट लिया, Q2 रिजेक्ट किया लोअर टेम्परेचर में, ठीक है। और यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर इतना ही हीट उठा रहा है Q2, और सेम जो इस रेफ्रिजरेटर को Q2 उठा रहा है, अब वापस ये रेफ्रिजरेटर Q1 हीट जो है हायर टेम्परेचर को दे रहा है, और इसको चलाने के लिए यहाँ से जो हीट इंजन ने वर्क दिया था वही इसको सप्लाई कर दिया गया। तो अब इस पूरे इंजन में अगर हम देखें, पूरे प्रोसेस में देखें, तो बाहर से कोई हीट सप्लाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि ये हीट इंजन इधर से हीट लिया, जितना हीट लिया उतना उसमें से कुछ रिजेक्ट किया, उतना ही फिर वापस से रेफ्रिजरेटर भी ले लिया, और फिर जितना हीट जो इनिशियली ये हायर से सोर्स से लिया था, हायर टेम्परेचर वाले सोर्स से, उतना ही हीट को ये रिजेक्ट कर दिया। तो इस पूरे में नेट हीट तो जो मतलब साइकिल में जो नेट हीट सोर्स में आ रहा है और सिंक में जा रहा है, वो तो उतना ही कंटिन्यूसली सर्कुलेट हो रहा है, बाहर से कुछ लेने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। और
वर्क जो यहाँ से हम लोग जो है हीट इंजन का जो वर्क है वो इसको दे दिया जा रहा है रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए, तो कोई बाहर से वर्क का भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, और दूसरा चीज़ कि ये टोटली रिवर्सिबल है और कोई लॉ को वायलेट नहीं कर रहा है, मतलब फर्स्ट लॉ को वायलेट नहीं कर रहा है। ये तो सिंपल है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, साफ साफ दिख रहा है। सेकेंड लॉ को कैसे वायलेट नहीं कर रहा है? हीट इंजन है, तो हीट इंजन के लिए एक सोर्स और एक सिंक का ज़रूरत होना चाहिए ताकि वो सेकेंड लॉ को वायलेट ना करे। तो सोर्स भी है, सिंक भी है, तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट तो वायलेट नहीं हुआ। अब क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है कि लोअर से हायर टेम्परेचर का फ्लो इम्पॉसिबल है विदाउट एनी वर्क इनपुट। तो वर्क इनपुट तो दिया जा रहा है ना, तो ना तो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट वायलेट हो रहा है, ना क्लॉसियस का स्टेटमेंट वायलेट हो रहा है, तो ये किसी भी लॉ को वायलेट नहीं कर रहा। अच्छा, इसी में एक चीज़ और पूछना है कि क्या टेम्परेचर 0 केल्विन वाई इट इज़ इम्पॉसिबल। कई बार ये पूछ देता है इंटरव्यू में कि वाई इट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर। इसका रीज़न सिंपल सा दे देना है कुछ। हालांकि ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है, लेकिन लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन फिर भी एक उसके तसल्ली के लिए एक प्रूफ है। TH हायर टेम्परेचर, यहाँ से एक हम लोग हीट इंजन ले लिए, हीट इंजन कुछ वर्क दिया और लोअर टेम्परेचर का हम लोग जो है एक कार्नोट इंजन बना दिए, ठीक है। इसका टेम्परेचर हम 0 ले लिए, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1 माइनस का TL/TH। TL क्या हो गया 0 हो गया, तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगा 1, डेट इज़ 100% एफिशिएंट। यानी किसी इंजन का एफिशिएंसी 100% आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट कर देगा। तो इसीलिए 0 केल्विन टेम्परेचर इट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव। तो ये कई बार पूछ देता है कि प्रूफ करो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, या फिर प्रूफ तो नहीं कर सकते कि ये लॉ है, तो फिर भी उसके इंटरव्यूअर के तसल्ली के लिए एक इस तरह का प्रूफ हम लोग दे सकते हैं।